लेकिन मैं सोच रहा हूँ भैया जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है उसमें से भी थोड़ा सा अच्छा अपन एफर्ट लगा लें, तो फिर देखो एग्ज़ाम टाइम में क्या है, दिक्कत नहीं आती है। एग्ज़ाम टाइम में एक टाइम पे दो दो तीन तीन पेपर चल रहे हैं, फिर बच्चों को दिक्कत आती है। बच्चे भी कहते हैं सर रिवीजन का टाइम, हालांकि मैं आपको बता दूं बीएससी में सोच के भी मत चलना कि आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा और आप रिवीजन कर लोगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता। रिवीजन वही बच्चा कर सकता है जिसने पीछे के सारे बेसिक्स क्लियर हों, मेरे साथ साथ में पढ़ रहा है, वही बच्चा रिवीजन कर सकता है, नहीं तो रिवीजन की तो कोई संभावना नहीं है। अभी पेपर पढ़ रहे हो ना आप, ये पेपर आप ये मान के चलो कि दूसरा पेपर तीसरा पेपर शुरू होने के बाद एग्ज़ाम का दिन आएगा ना कि अगले दिन एग्ज़ाम है, 2 दिन का गैप है, उस 2 दिन के गैप में ही पढ़ पाओगे आप। उसके बीच में आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा पेपर को पढ़ने का। हाँ भाई, तो करें क्लास को स्टार्ट। चलो भाई चलो फटाफट चलते हैं अपन। चलो भाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता भी दिया था कल वैसे तो कि हमारा जो ये यूनिट नंबर सेकंड है, इसका हमने पहला पार्ट तो करवा दिया है। अब जिसकी इच्छा है पहला पार्ट करने की वो पहला पार्ट भी कर सकता है, और जिसकी इच्छा नहीं है कि गुरुजी मैं तो यहाँ पे अपना दूसरा पार्ट जो है वो भी करूँगा, वो भैया मेरे साथ साथ अब आगे चल लेगा। ठीक है। नहीं, कई बच्चे मेरे से कल कॉल करके बोल भी रहते हैं कि सर कई टीचर तो एक ही पार्ट करवाते हैं और एक पार्ट में भी खूब बच्चों के फुल में से फुल नंबर आते हैं। मैंने कहा मैंने एक पार्ट आपको करवा दिया है, अब आपकी इच्छा है कि आप उस एक पार्ट को करते हो या फिर अगला पार्ट भी करते हो। वो मेरे लिए एक एडवांटेज है। समझ में आ रही है बात? मतलब मैंने जो एक पार्ट आपको करवाया है वो एक पार्ट जो किसी भी टीचर ने करवाया हो उससे कम नहीं है, उसके बराबर है या उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा, अपने नोट्स बोल रहे हैं। आप नोट्स में जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि अपनी क्या कंडीशन है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरा एक छोटा सा प्लान है। देखो सुनो, यूनिट नंबर हमारी सेकंड है, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट तो हमने कर लिया। अब अपन को करना है इसका पार्ट नंबर सेकंड। अब लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ये जो पार्ट नंबर सेकंड मैं आपको करवाऊंगा, और अब ये 5-7 लेक्चर जो अब होने वाले हैं आगे वाले, इन लेक्चरों की मैं बात करूं तो इसके अंदर मैं यूनिट नंबर सेकंड जो है उसका तो पार्ट सेकंड होगा, और जो आपकी यूनिट नंबर थर्ड है ना, उस यूनिट नंबर थर्ड का भी जो पार्ट फर्स्ट का जो पोर्शन है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। यानी कि आने वाली 6-7-8 क्लासेस जो होने वाली हैं उस क्लास में इस यूनिट का पार्ट नंबर हमारे पास सेकंड भी होगा और थर्ड का पार्ट फर्स्ट भी होगा। फिर जो अपन जैसे ये खत्म हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट करेंगे ना, वो यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे अपन। बात क्लियर? कुल मिला के बात ये है, अगर जो बच्चा नंबर तलाश रहा है और गुरुजी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, मैं केवल फिक्स मैटर पढ़ना चाहता हूँ, गारंटी इस बात की है अगर आपकी किस्मत खराब नहीं हुई तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो आपका, देखो यूनिट नंबर सेकंड में पार्ट नंबर फर्स्ट है ना, यहाँ से 100% है कि 8 नंबर का मैटर आएगा ही आएगा। पार्ट नंबर सेकंड है मैंने करवा रहा हूँ, यहाँ से भी 8 नंबर का मैटर आएगा, और यूनिट नंबर थर्ड में जो पार्ट फर्स्ट है इसी के अंदर इंक्लूड कर देंगे, उसमें से भी 8 नंबर का मैटर आएगा ही आएगा। अब यूनिट नंबर थर्ड है ना जो मैं करवाऊंगा सेकंड पार्ट, अगर आपके मन में चल रहा है कि गुरुजी इसको मैं छोड़ दूं तो छोड़ सकते हो। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो मैं कहूंगा, एग्जाम में अगर आ गया गलती से तो फिर देखो आपके लिए फिर वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो वही है, दोनों फायदे हैं, करोगे तो फायदा है, नहीं करोगे तो भी फायदा है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो रहा इसके बारे में। अब मेरा प्लान सुनो, सुना मेरी बात?
जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ यूनिट नंबर सेकंड, तो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर अभी मैं आपको एक थ्योरम करवाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे जो इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेगी उनको तो मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है। जो भी आपको लगेगा ना कि भाई ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है या फिर शानदार कोई क्वेश्चन भी है, थ्योरम भी है, उसको तो मैं करवाऊंगा प्रॉपर बोर्ड पे। अब बाकी क्या है कि जैसे वो इंटीग्रेशन वाले सवाल हो गए या फिर छोटे मोटे जो भी कोई क्वेश्चन हो गए ना, उनको मैं अपना जो पुराना तरीका था वैसे लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा। क्योंकि जैसे मान लो अभी क्या है, जैसे मान लो अभी अपन ने 1 घंटे क्लास ली और 1 घंटे क्लास में मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले कर पाते हैं, बड़े भी होंगे। लेकिन वहां पर क्या है कि अपना 1 घंटे का अगर लेक्चर मैंने वहां पे ले लिया तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन जो है एक ही लेक्चर में आपके निपटा देंगे। वहां पे मैक्सिमम, वहां पे देखो लिखने का टाइम कम लगता है, ठीक है, मिटाने का वहां पे कोई टाइम नहीं है, तो काफी उसका एडवांटेज है। और दोनों अपने पास सेटअप अवेलेबल है, किसी भी तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब कई बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी आप तो बोर्ड पे पढ़ाओ, बोर्ड पे अच्छा मजा आता है। अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ना तो जो सिलेबस के बारे में आप कहते हो ना कि जो सिलेबस थोड़ा पीछे रह जाएगा, वो है सिलेबस को थोड़ा इक्वल करने के लिए। और मैं बताऊं आपको, जो तरीका मैं बता रहा हूं ना आपको, उस तरीके में भी शायद कोई किसी बच्चे को दिक्कत आएगी। बल्कि ऐसे और बोलेंगे कि सर आप तो एक काम करो, बोर्ड पे पढ़ाना छोड़ दो, आप तो ऐसे ही पढ़ा दो, हमारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा और हमें एक पॉइंट पे भी दिक्कत नहीं है। इस प्रकार पढ़ा रहे हो आप यहाँ पर भी, क्योंकि हमारा बेसिक ही वहां से था भैया, हमारा बेस जो था ना, बेस वो वहीं से था। और वहां से भी आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप पेज पे पढ़ रहे हो, सेटअप ही ऐसा है हमारा। तो ये सिस्टम है। तो आज का लेक्चर थ्योरम का होगा, कल का लेक्चर भी थ्योरम का होगा, तो बोर्ड पर ही होगा। जैसे ही अपन क्वेश्चन की तरफ कूदेंगे तो वैसे फिर मैं वहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, क्योंकि लाइव पढ़ाएंगे ना वहां पे तो फिर वही बोर्ड के बराबर टाइम लगेगा उसके अंदर। तो आज और कल तो चलो अपन यहाँ पे लाइव पढ़ रहे हैं, और बाकी जब संडे आ गया तो संडे को मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सिलेबस जल्दी भी हो जाएगा, कोई मैटर स्किप भी नहीं करा अपन ने, और एक नंबर समझ में आएगा, उसकी तो टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये अपना एक प्लान था छोटा सा, आप एग्री करो या ना करो, मैंने इस प्लान के बारे में सोच लिया है और मैं इसी प्रकार करूंगा। और सेम काम मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी करूंगा, ताकि जो कैलकुलेशन वाले पोर्शन है, आपको पता है यार बोर्ड पे कैलकुलेशन करेंगे अपन, एक क्वेश्चन करवाएंगे आधा घंटा लग जाएगा, और आधा घंटा टाइम पास करवा रहे हैं, सिंपल सी बात है। कोई दमदार बात हो, लॉजिक वाली बात हो, तब तो हम यहाँ पे कोई मुद्दे वाली बात भी करें। अब उसी कैलकुलेशन को करे जा रहे हैं, बार बार करे जा रहे हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें क्या कर रहे हैं, एक मेथड समझा दिया, अब सवाल 5-7 करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और एक एक क्लास में 2 सवाल होते हैं। अब क्या जब क्लास भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो बच्चे भी कहते हैं कि सर इतनी बड़ी क्लास, 40 क्लास है इसके अंदर, कैसे लेंगे हम, वो वाली बात है, ठीक है। तो ये अपना प्लान है। अब अपन एक थ्योरम स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से, और क्वालिटी के मामले में कोई इशू होगा नहीं, ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर है। चलो भैया, अच्छी बात है ये तो हमारे लिए। और देखो मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स पकड़ में आ रही हैं। बच्चे कह रहे थे ना कि सर अपना जो एप्लीकेशन है वो चलते चलते बैक हो जाता है, ठीक है, डिसेबल स्क्रीनशॉट बार बार बताता है। क्या ये भी प्रॉब्लम आपके आई होगी? डेफिनेटली प्रॉब्लम आपके आई होगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो तो आपको कॉम्प्लेक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट में जो लेक्चर हैं, उन सभी लेक्चर में आप जब वीडियो प्ले करते हो तो वीडियो प्लेयर का जो ऑप्शन आता है वो थोड़ा अलग आता है। मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा आइकन होगा पॉज करने का, 10 सेकंड या आगे पीछे करने का ऑप्शन है, और इधर ही यहाँ पे आपका एक सेटिंग का ऑप्शन है, जहाँ पे आप ऑडियो मतलब जो अपना वीडियो क्वालिटी है सब बढ़ा सकते हो यहाँ से। लेकिन अब जैसे यूनिट नंबर सेकंड का जो लेक्चर, आप गौर करना, जो अभी आप रिकॉर्डेड लेक्चर लोगे या फिर लाइव देख रहे हो, ये जो आपका प्लेयर है, ये प्लेयर है ना बदल दिया गया है, ये दूसरा प्लेयर है। इस प्लेयर की खास बात क्या है कि इसके अंदर जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ उसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाती है। साथ साथ में यहाँ पर भी स्पीड का सारा ऑप्शन है, वो तो आपसे पहले ही पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आप इस वीडियो के ऊपर आप 2-3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार टैप करो, ये बैक नहीं आएगा। लेकिन अगर इस प्लेयर की बात करूं, इस प्लेयर पर जैसे मान लो कि आपने अब यूट्यूब की आदत लगी हुई है आपको,
अब जैसे बार बार वीडियो आपने क्लिक कर दिया, तो जैसे आप बार क्लिक करोगे तो ऐप को क्या लग रहा है कि आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वो आपको बैक कर देता है, हटा देगा फिर आपको वहां से। तो इसलिए पुराने वाले प्लेयर जो है ना, जो यूनिट नंबर फर्स्ट में सेकंड में अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो समझ लेना कि वो जो पुराना प्लेयर है वो इसलिए है। अगर वो पुराना प्लेयर चेंज हो जाएगा तो करवा देंगे, नहीं तो ये नया प्लेयर जो आगे वाली वीडियोज में तो आ ही रहा है, तो आपको और किसी में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे समझ में आ रही है मेरे भी क्या प्रॉब्लम थी। बाकी इसके अलावा तो देखो, क्लास के चलने के मामले में, नेट की क्वालिटी, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को आई नहीं। चलो भैया, तो ये तो थी आपकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं करवाता हूं एक नंबर थ्योरम है। आप भी कहोगे गुरुजी कितनी शानदार थ्योरम आपने करवा दी। पार्ट नंबर सेकंड हम चालू कर रहे हैं, तो डाल लेना पार्ट नंबर सेकंड, डालो तो आपकी इच्छा हो तो। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हम तो पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमको तो पूरा पढ़ना है, तो आपको डालने से कोई मतलब नहीं है, पूरा टॉपिक पढ़ना है एकदम। चलो भाई, अब यहाँ पे मैं आपको थ्योरम लिखवाता हूँ एक अच्छे तरीके से। देखो भैया, थ्योरम लिखो भैया, ठीक है। डाल लो यहाँ पे अगर डालना चाहो आप, पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड का नाम भी डालो ना, तो आप डाल सकते हो कोसी प्रमेय के अनुप्रयोग। कोसी प्रमेय के अनुप्रयोग, कोसी प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोसी थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ कोसीस थ्योरम। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, हम जो प्रूफ करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग रहेगा वो। यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं मैं, देखो अच्छे तरीके से। हेडिंग क्या है भैया? कोसी समाकलन सूत्र। कोसी समाकलन सूत्र भैया, प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोसिस इंटीग्रल फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, अगर ये 2021 के एग्जाम में या फिर 22 के एग्जाम में तो हुई थी अभी, 2022 के एग्जाम में अगर ये आया था, 2023 में नहीं आएगा। और अगर 2022 के एग्जाम में नहीं आया, 2023 में आने के इसके 100% चांस हैं। कितने हैं? 100%। या तो क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन की ये थ्योरम, ये फॉर्मूला, या फिर इस फॉर्मूले का कोई अपना दूसरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये आएगा जरूर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, ये आएगा किस प्रकार से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। मतलब ये मान के चलो कि आगे जो अपन 1 घंटा पढ़ाने वाले हैं, 1 घंटे में पूरा इसी को डिस्कस करेंगे। 4 नंबर पक्के करेंगे, ये सोच लो आप तो। ये 4 नंबर का ये मैटर आएगा और आपके सीधा छपने वाला है फटाफट। तो 4 नंबर का मैटर बढ़िया तरीके से, आराम से, बिल्कुल। और ऐसा तो नहीं है किसी को थोड़े छोटे फॉन्ट दिख रहे हो, मान लो थोड़ा सा, मैंने क्या बोर्ड थोड़ा बड़ा कर दिया, तो देख लो सही दिख रहा होना चाहिए बस। सही दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहां पे मैं लिख रहा हूं कोसी समाकलन सूत्र का कथन दीजिए। समाकलन सूत्र का कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए, एवं सिद्ध कीजिए। यहां पे ब्रैकेट में और लिख लो, सम्मिश्र फलनों के लिए, सम्मिश्र फलनों के लिए, सम्मिश्र फलनों के लिए। हिंदी मीडियम वाले लिख लिए भी आराम से, इंग्लिश मीडियम में लिखो स्टेट एंड प्रूव कोसी, कोसिस
इंटीग्रल फॉर्मूला, कोस इंटीग्रल फॉर्मूला, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो फॉर एनालिटिक फंक्शन, फॉर एनालिटिक फंक्शन। एक तो सिंपल ऐसा आएगा, एक मैं बीच में लगाऊं यहां पे और अथवा। फिर सवाल कैसे बनेगा, सुनना भैया। ठीक है, फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सुनना भैया। इसका कथन, इसका स्टेटमेंट सुनो भैया। कथन, स्टेटमेंट, यदि फलन एफ जेड, गौर करना इसके लैंग्वेज पे, अगर आप पकड़ पाते हो तो बहुत सी बात है। यदि फलन एफ जेड संवृत कंटूर सी, जो हमने पीछे पढ़ा है ना उसी का यूज करेंगे। संवृत कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर, संवृत कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर विश्लेषिक है। क्या है भैया, विश्लेषिक है। विश्लेषक है। एवं, एवं एक बिंदु, एक बिंदु ए संवृत कंटूर सी के अंदर, संवृत कंटूर सी के अंदर विद्यमान है, प्रेजेंट है भैया, विद्यमान है, तब बिंदु ए के लिए, तब बिंदु जो ए की बात कर रहे हैं ना, तब बिंदु ए के लिए, ए के लिए जो फॉर्मूला आपको लेके आना है वो आपके सामने एग्जाम में एज इट इज आता है। एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी और एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में एफ जेड, ये आपको लेके, एफ जेड नहीं सॉरी डी जेड, यहाँ पे डी जेड करो भैया, ये डी जेड आपका। ठीक है, एग्जाम में एज इट इज आता है, इसी प्रकार से आता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये तो लिख लेना आप यहीं से। बाकी मैं ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको लिख रहा हूँ आराम आराम से, बाकी नीचे दिख तो रहा है ना आपको। हाँ भाई दिख रहा है, दिख जाएगा, इतना ही लिखूंगा मैं उसमें। देखो स्टेटमेंट लिखेंगे, देखो यहाँ पे इफ, यहाँ भी दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, इफ फंक्शन एफ जेड, फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, अरे सो मत जाना कहीं, स्टेटमेंट को देख कर ही कहीं नींद आ रही हो आपको। इज एनालिटिक, अभी तो मजा आने वाला है भैया, शानदार थ्योरम है, शानदार फॉर्मूला है, मजा आएगा प्रूफ करने में। ऑन क्लोज कंटूर, क्लोज कंटूर सी एंड ए बी एनी पॉइंट, any point within C, within C, then for A point, then for point A। अब आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतना लिख लो। ठीक है, उसके बाद में मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे ही, then for point A, और A के लिए फॉर्मूला निकालना है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। आराम से एक बार लिखो, फॉर्मूले को लिखो, क्या पूछा गया है, क्या करना है, सब कुछ बारी बारी से समझाएंगे। बस एक बार आप आराम से लिख लो इसको, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं।
मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है भैया, सारे बच्चे स्टेटमेंट को आराम से उतारेंगे, आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। और आपके मन में कोई डाउट, शंका चल रहा है या चल रही है तो बता सकता है भैया। हाँ भाई, फटाफट फटाफट यहाँ पे उतारो और डन का कमेंट करो, आराम से लिख लो इस बार। ठीक है, लिखने के बाद बिल्कुल तरीके से पढ़ो इसको, फिर मैं समझाऊंगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। और दिख तो सही रहा है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे थोड़ी दिख रहे हैं वर्ड, सही दिख रहा है ना। हाँ भाई, अब सुनो मेरी बात, उतार लिया होगा उम्मीद कर सकता हूँ, डन है भैया। ठीक है, चलो चलो, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोशी समाकलन सूत्र, कोसे इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, कोशी समाकलन सूत्र का कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, कथन स्टेटमेंट की बात करते हैं। सारी बातें पता होंगी आपको अगर आपने यूनिट नंबर सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट है वो आराम से पढ़ा होगा। यदि फलन एफ जेड संवृत कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर, तो जिन बच्चों को पता है कि कंटूर क्या होता है, क्लोज कंटूर, संवृत कंटूर क्या होता है, उसको पता होगा, वो आराम समझ सकता है। आई एम राइट, अच्छी बात है। चलो, और उसके अलावा क्या बोला है कि संवृत कंटूर सी है, उसके अंदर एवं ऊपर एक हमारे पास में एफ जेड फलन है, वो कैसा है, विश्लेषिक है। और विश्लेषिक का मतलब आप जानते हो, एवरी पॉइंट पर अवकलनीय है, डिफरेंशियबल है। ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। एवं एक बिंदु ए संवृत कंटूर सी के अंदर विद्यमान है, और उस ए पॉइंट के लिए ही ये पूरी रामायण चलेगी। और एफ ऑफ ए बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए और डी जेड, ये आपको लेके आना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन इन डोमेन, इन कंटूर सी बोल देना, इन कंटूर, इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी एंड ए बी एनी पॉइंट विद इन सी, देन फॉर पॉइंट ए, ये आपको फॉर्मूला निकालना है। तो बाकी देखो, स्टेटमेंट से तो ज्यादा अपेक्षा नहीं है, नॉर्मली बस बता दिया मैंने आपको, और आपको पता भी चल गया होगा कि इसमें क्या बोला गया है, नॉर्मली बोला गया है। ठीक है, लेकिन अब समझाने वाली बात जो है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। समझाने वाली बात क्या है,
लिख लिया होगा ना इसको पूरा, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, देखो ऊपर से मिटा रहा हूं। देखो ये मैं ऊपर से इसको मिटा रहा हूं। हाँ भाई, तो अब देखो इसका जो ये स्टेटमेंट कह रहा है वो पहले समझते हैं ना, पहले इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे अपन, और पहले इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। और देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अपन को कोई भी थ्योरम करनी है ना, उस थ्योरम के अंदर सिंपल सा काम करेंगे। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, जो भी कथन आपको दिया होगा, यहां पे लगाएंगे अपन लेट माना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट माना। यदि को हटा देंगे और फलन एफ जेड समर्थ कंटूर सी के अंदर ये है वो है वो है, और ये आपको प्रूफ करना है। तो ये काम आपको खुद को करना है, ठीक है। आंसर लिखना, आंसर के बाद यहाँ पे लेट करके जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, कोई सी भी थ्योरम अगर होगी वहां पे स्टेटमेंट अगर कोई दिया हुआ होगा, लेट करके उसको आगे लिखना है। अब ये तो कोई बच्चे वाली बात थोड़ी है बताने की कि भाई कैसे लिखोगे आप उसको, वो आप लिख सकते हो अपने स्तर पर, ठीक है। अब सुनना, देखो मैंने क्या बोला है आपसे। मैंने बोला गया है कि भैया यहां पर हमारे पास में एक कंटूर है सी, और इस कंटूर सी के लिए बात करता हूं मैं, एक फंक्शन एफ जेड भी है। एक फंक्शन क्या है हमारे पास में? एफ जेड, जो इसकी बाउंड्री पे, मतलब बाउंड्री के चारों तरफ और इसके अंदर भी कैसा है भैया? विश्लेषिक है। कैसा है? विश्लेषिक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना भैया? हमारे पास एफ जेड है, इसके बाउंड्री पे और इसके अंदर कैसा है? विश्लेषिक है। लेकिन इसने क्या बोला है कि एक हमारे पास में बी सेंटर में एक पॉइंट ए बी है, एक पॉइंट ए बी है, और उस पॉइंट ए के लिए आपको 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए डॉट डी जेड ये आपको निकालना है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, ये तो हो गए नॉर्मली स्टेटमेंट, बताना कैसे ये कंटूर, ये हमारे पास कंटूर सी भी है, इसको लिख देना कंटूर सी है, और एफ जेड हमारे पास में है, बता दिया बाउंड्री पे होगा, और अंदर भी कैसा होगा? आपका विश्लेषिक होगा, एनालिटिक होगा। लेकिन अब जो लॉजिक वाली बात है ना वो समझना। इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है आपको? इंटीग्रेशन सी एफ जेड डॉट में 1/z माइनस का ए डॉट में डी जेड। कुल मिला के बात क्या है कि इस इंटीग्रेशन में अपन को इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करना है। भाई देख लो, आपको बोला गया है यहाँ पे एफ जेड बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस का डॉट डी जेड, मतलब आंसर अपन को यही लेके आना है, ठीक है। तो एक बात सुनना मेरी, एक बात बताओ, यहां पे इस कंटूर सी के अंदर एक पॉइंट दे रखा है और उसका मान क्या है? ए। सपोज करो अगर मैं यहां पे जेड बराबर ए ले लूंगा तो क्या होगा? जेड बराबर ए लेने के बाद आप यहां पे देख सकते हो कि ए माइनस का ए 0 बन जाएगा, और 1/0 क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा इन्फिनिटी, और आपका पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। मतलब आपका जो कंटूर है, इस कंटूर सी में आपका एफ जेड फंक्शन जो है वो एफ ऑफ ए पर डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। आप चेक कर सकते हो भाई, आप आराम से चेक करो। मैंने जो बात कही वो आपके दिमाग तक पहुंची है मेरे हिसाब से। सिंपल सी बात बोली है कि जो फॉर्मूला आपको दिया गया है उसमें इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस का ए डॉट डी जेड ये अपन को लेके आना है। लेकिन इसने क्या बोला है? एफ ऑफ ए पॉइंट। अब ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के लिए मैं काम करूंगा तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे जेड बराबर ए पुट करूंगा, ए माइनस का ए हमारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। आपका फंक्शन ही डिफाइन वहां पे नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें अब हम धर्म संकट में पड़ गए। कुछ नहीं करना है, आपका कंटूर सी है, इस कंटूर सी पे एवरी पॉइंट पर आपका एफ जेड डिफाइन होगा, केवल इस ए पॉइंट को छोड़कर, केवल इस ए पॉइंट को छोड़कर। एक काम करो, अगर मैं इस ए पॉइंट को यहां से मैं बाहर निकाल लेता हूं, इस ए पॉइंट को मैं यहां से बाहर निकाल लेता हूं, इस ए पॉइंट को मैं यहां से बाहर निकाल लेता हूं, ऐसा मैं कह रहा हूं आप सभी से, ठीक है। जैसा मैंने बाहर निकाला, बाहर निकालने से क्या होगा भाई? मेरी बात सुनो। मान लीजिए सपोज करो ये हमारे पास बोर्ड है, इस बोर्ड के बीचों बीच मैंने, जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ रखा हुआ है ऐसे, ठीक है।
अब ये हाथ रखा हुआ है, तो इस हाथ ने भी कुछ ना कुछ एरिया तो ले रखा है ना यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इस बोर्ड से इस हाथ को हटाऊंगा, तो यहां पे आप देखो ये एरिया जो है ना, एरिया ये बच गया। तो यहां पे वही बात है कि जैसे मान लो कि मैं इस ए वाले पॉइंट को यहां से बाहर खींचूंगा ना, तो एक छोटा सा सर्किल बना के जाएगा, मान लो इतना सा। लेकिन इस इतने से सर्किल को हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया, ऐसे जूम कर दिया भैया, फोटो जूम करते हैं ना अपन ऐसे, वैसे हमने इसको जूम कर दिया। तो हमने देखा कि इसके अंदर एक ऐसा सर्किल बन गया ऐसे, ये कंटूर सी था। इस कंटूर सी के अंदर एक ए पॉइंट था, इस ए पॉइंट को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने से हमने देखा कि भैया पूरे कंटूर के अंदर, मतलब ये पूरा जो आपका कंटूर है, इस पूरे कंटूर के अंदर आपका फंक्शन एफ जेड विश्लेषक भी है, एनालिटिक भी है। लेकिन इस वाले एरिया में ये आपका रीजन जो है, इस रीजन के अंदर आपका फंक्शन एफ जेड डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं होगा। और अगर परिभाषित नहीं होगा तो साफ सी बात है, इसको हटाना पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या करा मैंने, ये तो आपका सी ए कंटूर है। अब अंदर जो सर्किल बना है, इस सर्किल को मैंने नाम दिया है गामा सर्किल। क्या नाम दिया है मैंने, गामा सर्किल इसको नाम दिया है। तो अब यहां पे कोशी समाकलन फॉर्मूले के अंदर हम यूज करेंगे कोशी की समाकलन थ्योरम। आपको पता होगा कोशी की समाकलन थ्योरम मैंने प्रूफ करवाई, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बराबर 0। उससे पहले मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, याद करो। और वो नोट क्या था कि भैया पूरे कंटूर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड कंटूर सी का बराबर क्या होगा, अंदर जो कंटूर प्रेजेंट होगा उस कंटूर के बराबर होगा। और ये मैंने गामा लगा दिया। यहां पे हमारे पास ये हमारे पास में पॉइंट एफ ऑफ ए डॉट में डी जेड। अब यहां पे बात क्या आई, यहां पे गामा क्यों आ गया, मतलब ये छोटा सा सर्किल जो है इस बड़े सर्किल के बराबर कैसे हो सकता है। तो मैंने क्या कहा था कि भैया जो हमारे पास अंदर जो छोटा सर्किल प्रेजेंट होता है, उस सर्किल को मैं अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकता हूं, उसको मैं बड़ा कर सकता हूं। और अगर मैं उस सर्किल को बड़ा कर दूंगा तो वह उसको ओवरलैप कर जाएगा, मतलब इस वाले कंटूर के बराबर भी हो सकता है, हो सकता है। अभी हमने क्या माना, ये कंटूर सी एस में एक ही सर्किल प्रेजेंट है, तो मैंने यहां पे इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर कर दिया, क्योंकि एक सर्किल प्रेजेंट है। अगर मान लो उसमें दूसरा होता, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक नोट करके लिखवाया था मैंने, याद करो। उसमें एक सर्किल, दो सर्किल, तीन सर्किल, जितने भी सर्किल होंगे ना, सभी को आपस में ऐड करते जाओगे तो आपका एफ जेड डी जेड वाला इंटीग्रेशन बनता रहेगा। कैसा रहेगा, बनता रहेगा। बात क्लियर है। तो अब सारे बच्चे, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत। पूरा कंक्लूजन निकालें तो मैं एक बात बोलूंगा सिंपल सी, कि आपको इस ए पॉइंट को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे आप बाहर निकालोगे तो एक छोटा सा सर्किल बनेगा, उस सर्किल को थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, यहाँ पे बड़ा बना के लिख दिया। और हमने बोला कि इस पूरे कंटूर के अंदर एक ऐसा रीजन ये आपका बन चुका है जहां पर आपका इंटीग्रेशन जो है 1/z माइनस का ए परिभाषित नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। अगर डिफाइन नहीं होगा तो भैया उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हमने इसको हटाया, ये हमारा एक सर्किल बन गया। अब जैसे सर्किल बना, मेरे दिमाग में कुछ और बातें आई कि यार ये तो कुछ हमने पढ़ा था कोशी की समाकलन थ्योरम से पहले, कि हमने एक नोट लिखा था कि भैया हमारे पास में कोई भी इंटीग्रेशन होगा किसी कंटूर सी का, अगर उसके अंदर कोई दूसरा सर्किल प्रेजेंट है, कोई भी प्रेजेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन और उसका इंटीग्रेशन आपस में बराबर होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपकी पूरी कहानी जो शुरू होगी, मतलब आपकी पहली सीडी जो है, स्टेप नंबर फर्स्ट, वो आपकी यहीं से है कि भैया ये स्टेटमेंट लेके चलूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बस। तो एक काम करो, मैं चाय पी लेता हूं, तब तक सारे बच्चे एक काम करेंगे, इस थ्योरम को पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा बहुत देखो क्या करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, ये मैंने समझाया, बाहर निकाला, क्या करा मैंने, सब कुछ बताया, ये बताया, ये बताया। अब एक काम करना, जो नोट मैंने पीछे लिखवाया था वो सारे बच्चे उस नोट को जाके देखेंगे एक बार कि वो नोट आपने लिखा भी था या नहीं लिखा था, और कहाँ पे लिखा था। लिखा था तो जाके पीछे देखो एक बार, देखो भाई फटाफट जाके। तब तक मैं चाय पी लेता हूं और फिर उसके बाद में इसका आंसर शुरू करेंगे, आंसर यहीं से शुरू करेंगे। और तब तक काम करो एक, तब तक आप बैठे बैठे ये स्टेटमेंट जो है आंसर करके लेट करके इसको भी उतार लो साथ साथ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। फिर मैं आते ही इसका आंसर करवाना शुरू करता हूं भैया।
ठीक है, थोड़ा सा गैप देना बीच में जरूरी है, जिससे कि बच्चों को सोचने का टाइम मिले। अब मैं लगातार कराता जाऊंगा तो आपको सोचने का टाइम कम मिलेगा, इसलिए फटाफट सोचो और आंसर दो भैया। कोई क्वेश्चन है तो वो भी करो। हाँ भाई, तो सारे बच्चे फटाफट लिख लिया होगा आपने, और जो मैंने कहा था लेट करके भी लिख लो आप, वो भी लिख लिया होगा। तो अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। देखो मैं बताऊँ आपको सही बात, होता यह है कि थ्योरम का जब अपन आंसर करते हैं ना, वो इतना मैटर नहीं करता। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना, उसको समझाना, थ्योरम की एक इमेज आपके दिमाग में बनाना पहले, कि थ्योरम अपन सोल्व कैसे करने वाले हैं। मतलब आंसर करा नहीं है, लेकिन पहले सोच लिया ऐसे करना है, तो बस वो सबसे बड़ी बात है। बाकी आंसर में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लॉजिक जो मैंने बताए हैं वो यहाँ पे अपन काम लेंगे। हालांकि ये तो मैंने आपको बेसिक लॉजिक बताया है
कि आपका लॉजिक लगेगा। अब इसको अपन करेंगे, ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटा दूं मैं। ठीक है भाई, हाँ भाई। तो अब सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पर होगा और आराम से करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। अब थ्योरम का जो आंसर है उसमें काफी जगह ऐसे लगेगा आपको कि हाँ भाई थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। बाकी जिसने भी पीछे की पूरी थ्योरम पढ़ रखी है ना, तो उन थ्योरम्स में मैंने पूरे लॉजिक बता रखे हैं जो अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ सारे, एक एक लॉजिक। एक थ्योरम तो ऐसी भी थी जिसमें केवल वही एक थ्योरम है जिसमें अपन ने वो लॉजिक यूज करा था, तो उसका भी यूज करने वाला हूं मैं। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनना। अब करता हूं मैं इसका आंसर प्रॉपर। देखो डायग्राम बनाता हूं मैं कोने में उधर, और डायग्राम इधर बना देता हूं मैं प्रॉपर तरीके से। प्यारे बच्चों, ये आपका एक कंटूर है सी। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ए पॉइंट था, उस ए पॉइंट का मैंने बहिष्कार कर दिया। डॉट में हमारे पास वो ए पॉइंट था। मतलब जैसे मैंने, अब कई बच्चे क्या कहेंगे, गुरुजी आपने ए पॉइंट को तो बाहर निकाल दिया, तो फिर आप ए क्यों लिख रहे हो? अरे मैं तो इस सर्किल का सेंटर लिख रहा हूँ। ये सर्किल जो छोड़ के गया है पीछे, वो उस सर्किल का सेंटर ए है, और ये जो सर्किल माना है वो गामा है, और ये जो आपका, ये जो हमारे पास इसकी रेडियस आ गई, आर आ गई। ये बता रहा हूँ मैं। बाकी आप लिख लो, ऐसे बना लेना कि भैया आपका जो एफ जेड है ना, इस वाले सर्किल को छोड़कर सभी जगह क्या है हमारे पास में, एनालिटिक हो जाएगा। ऐसे बना लेना इसको। ठीक है, आप यहां पे छोटी सी बात और लिखना चाहो दो तीन, तो लिख सकते हो भैया। क्या लिख सकते हो कि जो हमारा छोटा सर्किल है, अगर मैं गामा सर्किल के लिए बात करूं, तो यहां पे देखो जेड माइनस का ए मॉडुलस इज इक्वल टू आर। मतलब यही है हमारे पास में, ए इसका सेंटर है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट से, भाई ये मान लो कि हमारे पास जेड पॉइंट है, इस जेड पॉइंट से लेकर यहाँ पे जेड माइनस का ए करता हूँ और मॉडुलस करता हूँ। आपको पता है कि मॉडुलस में अगर कोई वैल्यू होगी, वो शो करती है लेंथ को, लंबाई को। तो ये जेड माइनस का ये जो लेंथ है ना, ये किस वाले लेंथ को शो कर रही है? आपके इस गामा सर्किल की रेडियस को, इसकी त्रिज्या को शो करने की कोशिश कर रही है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होगी। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी, जो हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, चलो अब मैं आगे चलता हूं। अब सुनना ध्यान से, यहां से मैं लिखना चालू करता हूं। एक मिनट रुको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सभी को? हाँ भाई, अब देखो यहां तक दिख रहा है ना, यहां तक, हाँ भाई यहां तक दिख रहा है। सुनो, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं वी नो दैट फ्रॉम कोसी थ्योरम, वो पहले वाली। ये तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला है, ये तो अपन कोसिकल इंटीग्रल थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं। कोसी समाकलन प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अब यहां पे जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे अपन। देखो ये हमारे पास इंटीग्रेशन सी, और एफ जेड अपॉन में हमारे पास में क्या है, जेड माइनस का ए, बराबर किसके होगा, इंटीग्रेशन। अब ये तो सी कंटूर पूरे सी के लिए है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमारे सर्किल के लिए। हमारा सर्किल कौन सा है? गामा सर्किल है। और फंक्शन आपका, और यहाँ पे देखो डी जेड भी तो लगाओ यहाँ पे, बराबर आपका फंक्शन तो वही रहेगा, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का है। भैया इंटीग्रेशन का जो मान है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपकी जगह चेंज हो जाएगी कि ये पूरे कंटूर सी के लिए है और ये आपके छोटे से गामा आपका जो सर्किल है उसके लिए है। ठीक है, एफ जेड जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। अब क्या करा, ये मैंने मतलब पहली सीढ़ी रख दी। स्टार्ट कहां से करा? स्टार्ट करने में तो टाइम लगता है। अब बताओ स्टार्ट करने में कितना टाइम लग गया?
अब सुनना, मैंने क्या करा, सिंपल सा एक छोटा सा काम किया। ये इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए, ये तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया, कोई मतलब नहीं है इससे। डॉट में डी जेड मेरे पास ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन गामा एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए। ध्यान सुनना, मैंने यहां पे किया माइनस का इंटीग्रेशन गामा एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड, और मैंने प्लस किया इंटीग्रेशन गामा एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। तो अब यहां पे आप खुद देखो कि यहां पे एफ जेड डॉट में डी जेड जेड माइनस का ए, माइनस का मैंने एक बार प्लस किया है एक बार माइनस किया है, एक बार प्लस किया है एक बार माइनस किया है। अरे दोबारा सुन लो, मैंने इसको एक बार प्लस माइनस किया है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उससे मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सिंपल तरीके से बात है भाई, कैंसिल ही तो हो गया, हमने केवल जोड़ा है उसको। अब क्यों जोड़ा है उसका कारण आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद जब अपन इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर कारण मिलेगा। तो मैंने इस स्टेटमेंट को जोड़ दिया, ठीक है। चलो भैया, अब जोड़ दिया तो क्या कर सकते हैं, अब एक काम कर सकते हैं भैया, जोड़ दिया तो अब यहां पे एक काम करना, सिंपल सी बात बताता हूं आपको मैं। ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को आप किस प्रकार थोड़ा चेंज कर सकते हो, सुनना। हम बात कर रहे थे कि ये z बराबर a जो पॉइंट है ना, उसके लिए काम कर रहे थे हम। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है जिसको हमने बराबर किया था इसको आप इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ ए अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और वैसे अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं एफ ऑफ ए डॉट में डी जेड अपन में जेड माइनस का ए भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब सुनना, अरे मतलब जहां पे मेरा काम पड़ेगा इसको ले लूंगा, और जहां पे काम पड़ेगा इससे इसको ले लूंगा। बल्कि आप कंफ्यूज मत हो ना कि मतलब मैं कैसे ले रहा हूं। भैया इंटीग्रेशन तो हमारा सेम ही है, हमारी जगह चेंज हुई है, हमारा जो क्षेत्र है एरिया है वो बदला है। यहाँ पे कंटूर सी कंप्लीट के लिए है और ये छोटे से गामा सर्किल के लिए है। अब इन दोनों को देखो आप एक बार, जब आप इन दोनों को देखोगे तो देखो इंटीग्रेशन सेम है, सब कुछ सेम है। तो मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। देखो ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ जेड अपॉन में हमारे पास में क्या आ गया, जेड माइनस का ए डॉट में हमारे पास क्या आ गया, डी जेड, और प्लस में आपका इंटीग्रेशन गामा और ये आपका एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड आ गया। यहां तक फटाफट लिखो, ठीक है, यहां तक फटाफट लिखो। मैंने कैसे किया है, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को बराबर किया। अब आपके मन में कोई डाउट चल रहे हैं तो बताओ ना उसको, अब आप पूछोगे तभी तो बताऊंगा मैं एक एक चीज को प्रॉपर। बाकी जहां तक कोशिश है मैंने पूरा डाउट एकदम क्लियर कर दिया आपके मन में जो चल रहा होगा। देख लो भैया, मैंने इनको आपस में कर दिया। अब आप देख लो आपके हिसाब से क्या कंडीशन है, यहां तक उतारो फटाफट से, फिर मैं आगे चलता हूं। भाई देखो मैं पहले कह रहा हूं इंटरेस्टिंग है और 4 नंबर का सवाल है, तो ध्यान से समझो भैया, शुरुआत से ही आपको ध्यान समझना पड़ेगा। हाँ भाई, यहाँ पे 1 मिनट रुको, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, रुकना भी रुकना, सारे बच्चे रुकना। बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, आपने इसको बराबर इसके कर दिया, इसको बराबर इसके कर दिया, ठीक है, फिर आप यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हो तो फिर तो कैंसिल ही हो गए। तो एक काम करो, इसको आप हटा दो, ठीक है, इसको आप हटा दो। हालांकि आपको पता है वो अपन कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो फिर क्या होगा, आपका जो मामला है बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताऊं आपको, मैं थोड़ी सी छोटी सी बात बताता हूं आपको।
अब आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि सर एक बात बताओ, आपने यहां पर ये प्लस माइनस क्यों किया, बस इसका कारण दो मैं थोड़ा सा, कि भाई हमें भी तो पता चले ना एग्जाम के अंदर कि आपने प्लस माइनस किया तो क्यों किया, ताकि हमें पता चले, ताकि हमें पता चले। कुछ नहीं है, आपका सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा ना, लिमिट वाला, कि एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एच, एच पे जेड माइनस का ए हमारे पास, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए ही हमने काम किया है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एफ ऑफ ए हमारे पास में है, एफ ऑफ जेड माइनस का ए, एफ ऑफ जेड माइनस का ए, और यहां पे अब खुद देखो, मैंने यहां पे छोटी सी खुदरी मिस्टेक करी है, क्योंकि हमको पता है कि भाई फॉर्मूला क्या बनाना है, एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए, ताकि हम यहां पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन को लगा सकें, मॉडुलस अप्लाई कर सकें, और लेफ्ट साइड में एप्सिलॉन बनाकर जीरो कर सकें। अब जिस बच्चे ने वो थ्योरम पढ़ी होगी ना, मैंने करवाई थी एक थ्योरम, उसको पूरा याद आ गया होगा कि हमने जो अपना राइट साइड वाला पोर्शन था, कैसे मॉडुलस लगाया था, कैसे उस मॉडुलस लगाने के बाद हमने वहां पे कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन को यूज करके हमने उसको बराबर में जीरो कर दिया था। एप्सिलॉन का मान अपनी इच्छा से रख सकता हूं, पूरा काम है ना वही थ्योरम का है, यहाँ पे कंप्लीट थ्योरम का है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि हमें एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए और जेड माइनस का ए बनाना है। तो कुछ नहीं करना, आपको देखो ध्यान रखना है कि आपको एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए बनाना है। तो एक काम करना, सुनो, ये आपका एफ जेड जेड माइनस का ए बराबर किसके था, एफ ऑफ जेड के था, सही है ना। अब आपको पता है यहां पे एफ जेड माइनस का एफ ए लेके आना है। एक काम करो, जो आपने प्लस माइनस का किया है ना, एफ ऑफ ए और यहां पे एफ ऑफ ए कर दो आप। जैसे करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका जेड, और यहां पर हो जाएगा ए। और मैंने जिस तरीके से इसको याद कर रखा है थ्योरम को, ठीक है भाई, आपको पता है थ्योरम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझना है, इसमें याद करने का पोर्शन भी है भाई। ऐसे कोई किसी को पता थोड़ी चलेगा कि ये कैसे आने वाला है, क्या होगा, मेरे को पहले पता है, याद है थ्योरम, तो बस इसको याद कैसे करें, बस वही सिंपल सी बात है। हमें बैक ऑफ द माइंड याद रखना है कि यार कहीं ना कहीं मुझे एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए अपन जेड माइनस का एक टर्म बनानी है, क्योंकि ये डेरिवेटिव वाली टर्म है, और इस टर्म से हम क्या क्या कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। लेकिन ये बनाए कैसे, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कंटूर सी गामा, कंटूर सी और गामा में हमारे पास इंटीग्रेशन बराबर है, बराबर होने के बाद हमने देखा कि ये हमारे पास इक्वल है। अब हमने एफ ऑफ ए जेड माइनस का ये जोड़ा और घटाया। अब आपको पता है किसी को जोड़ेंगे किसी को माइनस करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को जोड़ेंगे किसी को माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आप देखो लिमिट सेम हमारे पास वही डी जेड, आपने इसको क्या कर दिया एक साथ कर दिया। हालांकि कर तो आप इसको भी इसको सकते थे एक साथ, लेकिन हमें जिससे काम है उसको करो ना आप एक बार। तो एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड, और ये हमारे पास में आ गया आंसर। मतलब ये हमने ऐसे कर दिया। अब करना कुछ नहीं है, धीरे धीरे आप इसको सोल्व करते जाओगे, इसको सोल्व करते हुए जाओगे, और फिर आपका आंसर आता जाएगा। बस आप याद रखना कि आपको लेके क्या आना है, 1 में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डी जेड, आपको ये लेके आना है, ठीक है। तो याद रखना आपके जो LHS पार्ट है उसमें एफ जेड जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड, ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है, हम इसी को तो लेके चल रहे हैं। हमें इसके आगे है ना 1 में 2 पाई आयोटा लेके आना है, और पूरी जो अपन लड़ाई करेंगे ना 1/2 पाई आयोटा के लिए करेंगे। इसलिए करेंगे 1/2 पाई आयोटा के लिए, सिंपल सी बात है। तो देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख के जेड को ए कर दिया, ए को जेड कर दिया। थोड़ा बहुत क्या है, पहली बार जब बच्चे पढ़ते तो कंफ्यूज तो होते हैं कि सर अभी आपने यहाँ पे जेड कर दिया ए कर दिया, क्यों कर दिया कैसे कर दिया। तो मैंने उसका प्रॉपर कारण दिया आपको कि उसको क्यों किया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिंपल कि अगर फॉर्मूला बनेगा तो एफ जेड में से किसी एफ ए को माइनस करेंगे अपॉन जेड माइनस का ए। अब ये फॉर्मूला है, अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करनी है तो हमें ये काम करना पड़ेगा, और इसको जोड़ना पड़ेगा इसको माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, वहां पे थोड़ा बहुत डाउट था तो उसको दूर कर दिया मैंने पहले ही। फिर भी कोई डाउट होगा आपके मन में, बिल्कुल बताइए जरा कमेंट करके, हम बैठे हैं आपके लिए। मैं कह रहा हूं 4 नंबर का पोर्शन है, इसलिए मैं इतनी माथापच्ची कर रहा हूं, नहीं मैं नहीं करता, मैं साफ सी बात बोल रहा हूं आपको। 4 नंबर का पोर्शन है, 4 नंबर का।
अगर लिख लिया हो तो मैं थोड़ा आगे चलूँ अब, और मिस्टेक करेक्शन कर लेना वहां पे, है ना। और करेक्शन क्यों करना है वो भी मैंने बताया है आपको। और एक छोटा सा काम और करना, अभी तो मैं क्या है लॉजिक के ऊपर लॉजिक समझा रहा हूं। जैसे क्लास हो जाएगी ना, एक बार वापस से आप क्या करना, क्लास को दोबारा देखना, और जो लॉजिक मैंने आपको बताए हैं इन सभी लॉजिकों को वापस रिपीट करना, ताकि और आपका माइंड शार्प होगा। ठीक है, अब लिख लिया होगा आपने, है ना। अब ध्यान से देखना, मतलब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप खुद बोलोगे ना वो करूंगा मैं, और आपको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। देखो, अब इतना कर लिया ना मैंने, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, और जो आपका एलएचएस साइड में है उसको मत मिटाना, क्योंकि वो तो चलता रहेगा। ये हमारा साथ लास्ट तक नहीं छोड़ेगा जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। अब बिल्कुल सारे बच्चे जिनका बेसिक क्लियर है नहीं है, बिल्कुल बोर्ड पर देखेंगे। अब देखो, आप जो कहोगे वो करेंगे, ध्यान से देखना। भाई, ये हमारे पास में जो वैल्यू चल रही है इसको नीचे लिख देता हूं मैं। ये हमारे पास में इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। मतलब कुल मिला की बात क्या है कि हमने इस वाली वैल्यू को ऐसा बना दिया है। ठीक है, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। और ध्यान रखना कि ये हमारे पास में गामा है, ठीक है, गामा सर्किल है ये। गामा सर्किल को अच्छे से बनाना, बना दिया ना। अब एक काम करता हूं, सुनो, ये वैल्यू जो है ना, इंटीग्रेशन हमारे पास थोड़ा छोटा लिखता हूं, और एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए और डी जेड, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। अब बगल में जो वैल्यू है इसको भी मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं, छेड़ भी नहीं रहा, इंटीग्रेशन सी और एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए, ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या है, जेड माइनस का ए। इसको मैंने छेड़ा भी नहीं, ऐसे के ऐसे लिख दिया। और मैंने किया यहाँ पे प्लस, मैंने क्या किया यहाँ पे एफ ऑफ ए को बाहर निकाला। अब आप जैसे एफ ऑफ ए को बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन, ये गामा हमारे पास में है, 1 अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। अब प्यारे बच्चों करना कुछ भी नहीं है, अब अगली जो जंग लड़ेंगे ना अपन, आप कह रहे थे ना गुरुजी 2 पाई का जो आयोटा है ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना है, अगली जो जंग लड़नी है वो इसके लिए लड़नी है, इसको मिटा दूं मैंने। अब आपको दिख रहा होगा ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे ना अपन। हालांकि मैंने पीछे करवा भी रखा है इसका इंटीग्रेशन सोल्व, लेकिन हम दोबारा करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पे 2 पाई आयोटा की टर्म मिलेगी मिलेगी। आओ भाई फटाफट एक काम करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं और ये 3 बिंदु लगाते हैं, और हम इंटीग्रेशन गामा 1 अपॉन में जेड माइनस ए डॉट में डी जेड को सोल्व करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, देखना, मॉडुलस का जेड माइनस ए बराबर आर, ये आपको पता है कैसे है भैया, गामा सर्किल है, गामा सर्किल के रेडियस को शो कर रहे हैं, जेड माइनस का ए बराबर आर। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, जेड माइनस ए की चाहिए। क्या करूंगा, आपको पता है जब भी मॉडुलस हटेगा ई की पावर में आयोटा थीटा डॉट में आर आएगा ही आएगा। और ये आज की बात नहीं, ये तो मैंने काफी पहले लॉजिक बता दिया था कि ये हमारे पास में ई की पावर आयोटा थीटा आएगा। तो क्यों आएगा, जिसको नहीं पता वो लॉजिक जाके देख सकता है। अब सिंपल सी बात है यार, जेड माइनस का ए हमारे पास में जो है उसकी वैल्यू तो आ गई ई की पावर आयोटा थीटा और डॉट में आर, तो मैं यहां पे चुपचाप लिख देता हूं 1 अपॉन में इंटीग्रेशन, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई की पावर में आयोटा थीटा डॉट में आर। सही है ना। लेकिन एक बात बताओ, अभी तो देखो इसकी लिमिट भी बाकी है, क्या आएगी लिमिट, और अभी हमारे पास जो डीजेड है ना, डीजेड इसको भी तो थीटा में और आर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जेड माइनस का ए हमारे पास ये वैल्यू है, तो जेड बराबर क्या कर दोगे आप, ई की पावर आयोटा थीटा डॉट में आर बराबर में, सॉरी प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे, अब देखो छोटी सी बात और बताता हूं जो आपको पहले से पता होगी, आपका सर्किल है, ये गामा सर्किल है, इस गामा सर्किल में जो आपका थीटा है वही तो चेंज होगा।
और थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक पहुंच रही है भैया, 2 पाई तक पहुंच रही है। तो भैया इतना तो मैं कर सकता हूं कि इसकी लिमिट को मैं 0 से लेकर 2 पाई तो कर सकता हूं ना, इतना अधिकार तो मेरे पास है कि 0 से लेकर 2 पाई में इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू को कर देता हूं। उसके बाद देखो सारी जो जंग लड़नी है अब इसके लिए लड़नी है कि dz का मान क्या आएगा। सुन भाई देखो यहां पे सुनो, z हमारे पास में है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। जैसे मैं यहां पे क्या करूंगा, dz अपॉन में d थीटा करूंगा इज इक्वल टू में, देखो e की पावर आई टू थीटा डॉट में r। तो देखो ये हमारे पास में r डॉट में e की पावर आई टू थीटा, तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे देखो r तो कांस्टेंट है, वैसे भी इसका तो कोई मतलब नहीं है। r तो वैसे के वैसे है, डॉट में e की पावर आयोटा थीटा, तो e की पावर आयोटा थीटा तो ये ऐसे कैसे हो गया, लेकिन हमारे पास में थीटा का करेंगे, थीटा का 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास में जो आयोटा है ये आगे आएगा भैया, शायद मेरे हिसाब से भैया आयोटा आगे आएगा। तो अब क्या करने हैं, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डी जेड बराबर आपको वैल्यू चाहिए थी इसकी आयोटा आर डॉट में ए की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। तो डी जेड का मान आपके पास में आ चुका है भैया, क्या आ गया भैया, आयोटा आर डॉट में ई की पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई में हमारे पास डी थीटा। अब क्या करना है, आर से आर को काट दो, ई की पावर आर थीटा से ई की पावर आर थीटा काट दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है भैया, हम तो भैया बच्चे हैं छोटे से, हम तो जानते नहीं है ज्यादा कुछ, आयोटा को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई कर देंगे। अब अंदर क्या बचा, अरे कुछ भी नहीं बचा, अंदर बचा ओनली 1 डॉट में डी थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास थीटा, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर 2 पाई। आयोटा बाहर आपका है ही, तो अंदर जब आप लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, आयोटा 2 पाई माइनस का 0। तो भैया सारे बच्चे अब खुश हो जाओ भैया, फटाफट बोलो जय श्री श्याम। हमने 2 पाई आयोटा निकाल लिया है, जो कि हमें आंसर में लेके आना है। अब समझ लो आपका 70% पोर्शन है इस सवाल का हो चुका है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने कोशी समाकलन का यूज किया, और कोशी समाकलन जो प्रमेय उसका यूज करने के बाद कंटूर सी के समाकलन को कंटूर गामा, कंटूर बोल दो या फिर सर्किल बोल दो, गामा के बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद हमने उसमें एफ अपॉन में जेड माइनस का जोड़ा और माइनस करा। क्यों जोड़ा क्यों माइनस किया, क्योंकि आपको पता है दो काम हो गए, एक तो डेरिवेटिव वाला बन जाएगा पोर्शन, और एक हमारे पास में क्या होगा भैया, आपके 2 पाई आयोटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब कुल मिला के बात क्या है, देखो इसको भी बढ़िया बगल में साइड में करके लिख लो कि भैया हमने यहाँ पे ये रामायण कैसे निकाली है। ये रामायण आपको पता ही है, थीटा हमारे पास। तो अब क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन जो मैंने सोल्व की है, इस इक्वेशन का जो मान है मैं यहाँ पे रखूंगा, तो एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2 पाई का आयोटा हो जाएगा। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो चुका है। किसी को लगता है, टाइम को मत देखना, कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी टाइम बहुत हो गया, 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई, एक सवाल नहीं हुआ आपसे। एक बात बताओ, 1 घंटे की क्लास में अगर आपके 4 नंबर पक्के हो रहे हैं तो क्या बुराई है इसके अंदर, बताओ। बाकी ये है अपना काम, ये है कि लॉजिक के साथ में समझाएंगे। और कभी कभार देखो क्या होता है ना कि कई आपको लगेगा, कई टीचर भी हैं, जैसे मैं भी पढ़ता था, तो कई बार क्या होता है कि टीचर जैसे मान लो कहीं भूल गया, कोई चीज भूल गए, जैसे मैं हूं, मैं भूल गया, तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ाहट में मैं बच्चों को बोल दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, इसको सही कर लो। अभी देखो सिंपल सी बात है, लॉजिक अगर आपको प्रॉपर समझाने हैं तो गलती अगर करी है तो साफ बोल दो कि बच्चों यहाँ पे गलती करी है मैंने, इसको हटाओ, ये लगाओ। अब लगाया है तो कारण भी देना पड़ेगा बच्चों को कि लगाया क्यों है, तो मैंने कारण भी दिया है उस चीज का कि मैंने वहां पे गलती करी, तो वहां पे कारण दिया कि वैसा क्यों किया मैंने, ठीक है। मतलब बच्चे के दिमाग में सवाल की इमेज बननी चाहिए शानदार, बस ये काम है अपना। बाकी आप देख लो आराम से, जो भी बात है एकदम सिंपल वे में समझाई है, इससे सिंपल वे में इसको कोई नहीं समझा सकता। आराम से उतारो, कोई डाउट आपके मन में है तो बताओ।
हाँ भाई उतार लिया। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो, अब देखो टाइम मत लगाओ। चलो भैया उतार लिया आपने। अब मैं आगे चलता हूँ, अब सुनना। उतार लिया ना यहाँ पे। देखो डायग्राम मैं मिटा सकता हूँ, लेकिन मैं डायग्राम नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि कभी भी जब जरूरत पड़ेगी ना, तो आपके दिमाग में डायग्राम बिल्कुल सेट होना चाहिए। ठीक है। और ये वाली वैल्यू भी जो है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। किसी बच्चे को अगर इसके बारे में नॉलेज है ना, तो समझ जाना उसको थ्योरम आती है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको पूरे को मिटा रहा हूं मैं, और ऊपर वाले को मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं। ठीक है। तो इसीलिए जो अब देखो सही बात है, प्रॉपर टाइम में दे रहा हूं थ्योरम को। अब सोचो इस थ्योरम को अगर मैं प्रॉपर टाइम नहीं दूंगा ना, तो फिर वही बात है, कहीं ना कहीं बीच में लॉजिक भी इसमें रह ही जाएंगे। फिर बार बार में बच्चे परेशान करेंगे, सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है। इसलिए लंबी क्लास लेंगे। तो मैं वही सोच रहा था कि जब इतनी बड़ी बड़ी क्लास ले रहा हूँ मैं, और टॉपिक भी थोड़े कम करवा रहे हैं, तो उससे क्या है, सिलेबस पे इफेक्ट पड़ेगा, और आपका सिलेबस धीरे धीरे होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि वो जो क्वेश्चन वाला पोर्शन था ना, जो सिंपल वाला पोर्शन रहेगा, उसको जल्दी खिंचवा देंगे। एक दो लेक्चर में ही आपका पोर्शन क्वेश्चन वाला हटा देंगे। जो समझाने वाला रहेगा थ्योरम वाला, उसको प्रॉपर बोर्ड पे बात करेंगे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड हमारे पास। ठीक है। प्लस हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा किससे, 2 पाई आयोटा से। कर दिया मल्टीप्लाई, अब काम हमारा हो गया। अब एक काम करो, इस 2 पाई आयोटा को आप इधर ले आओ चुपचाप। अब ले आता हूं, देखो मैं तो मजबूर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड, और इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ ऑफ ए डॉट में 2 पाई का आयोटा, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। आप 5 से 10 मिनट और दो मुझे, इस थ्योरम को इस वे में मैं आपको एक्सप्लेन और कर दूंगा। आपको 3 स्टेप में थ्योरम याद हो जाएगी, और जिंदगी भर नहीं बोलोगे, इसकी गारंटी अपनी है। ठीक है। अब एक बात बताऊं आपको, आंसर हमारा आ चुका है, आंसर मेरा आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और देखना पड़ेगा आपको गौर से। इधर आओ, एक बात बताओ, हमें आंसर क्या चाहिए, एफ ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू में एफ जेड जेड माइनस का है इंटीग्रेशन, और अपॉन में क्या चाहिए, 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा। अगर मैं इस वाले टर्म के हिसाब से देखूं एलएचएस की तरफ से, तो आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यही आ रही है कि जो आरएचएस में टर्म है ना, अगर ये यहां पे जीरो बने, इस जगह पे जीरो बनेगा ना, तभी जाके मैं कह सकता हूं कि भैया बराबर जीरो। इसको उधर भेज दोगे, 2 पाई को नीचे भेज दोगे, आपका आंसर आपके सामने है। सोचो आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी आप नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है। तो यहां पे क्या है, इस वाले टर्म को हमें कैसे न कैसे जीरो बनाना पड़ेगा, और जीरो बनाने का तो एकमात्र तरीका है, जो मैंने एक थ्योरम में आपको सिखाया था, कि हमें रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण में जाना पड़ेगा, और जो एप्सिलॉन है उसको लाना पड़ेगा कैसे न कैसे। लाओ भाई फटाफट। क्या करा मैंने, दोनों तरफ मैंने मॉडुलस लगा दिया चुपचाप। जैसे ही मैं मॉडुलस अप्लाई करूंगा, मॉडुलस अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपको पता है कि ये अभी जो मॉडुलस मैंने लगाया है, ये मैंने लगाया है मतलब इंटीग्रेशन के बाहर, और जैसे मैं इंटीग्रेशन के अंदर मॉडुलस को ले गया, इंटीग्रेशन गामा मॉडुलस एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए, ठीक है, और इसको भी तोड़ दो आप टुकड़ों में, मतलब ऊपर अलग मॉडुलस लगा दो, और नीचे की तरफ आप अलग से मॉडुलस लगा दो। ठीक है। डॉट में हमारे पास में क्या है, डी जेड। तो प्यारे बच्चों, अगर जब मॉडुलस अंदर की तरफ जाएगा, तो ये यहां पे जो आपका चिन्ह है ना, चिन्ह ये भी आपका साथ साथ में लेके जाएगा। इसके बारे में मैंने, और 99% बच्चे गलती करते हैं यहां पे, उनको पता है कि भैया हमारा आंसर तो आ चुका, अब कैसे न कैसे करके इसको जीरो लेके आना है, तो वो चिन्ह पे ध्यान देते नहीं है, और चिन्ह पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो नंबर आपके 4 में से आएंगे जीरो। ये सवाल लॉजिकों से भरा हुआ है हर जगह पे। अब आपको समझ में आ गया ना कि भाई मॉडुलस को अंदर ले गया तो यहाँ पे ये कैसे चिन्ह आया, ये आपको पता होगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, डायग्राम को मिटा दूं क्या, मैं मिटा देता हूं, ठीक है।
काम आएगा तो देख लेंगे, वापस बना लेंगे दोबारा से। आपके पास तो बना हुआ है ही ना डायग्राम, बस तो फिर क्या दिक्कत है, मैं बोल दूंगा डायग्राम में देख लो। अब सुनो मेरी बात, जैसे ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आगे काम किया, देखो ये हमारे पास जेड माइनस का ए है, ठीक है, ये हमारे पास एफ जेड माइनस का एफ ए है। अब एक बात बताओ छोटी सी, आपने क्या कहा था थ्योरम के स्टेटमेंट में कि जो आपका एफ जेड है ना, एफ जेड ये कंटूर सी के ऊपर और उसके अंदर, ठीक है, मतलब उसके ऊपर उसके अंदर कैसा है आपका, एनालिटिक है, एनालिटिक है। अगर ये विश्लेषिक है तो गारंटी है कि आपका जो एफ जेड है ना, एफ जेड ये आपका सतत भी होगा, सतत भी होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस होगा। अब जब कंटिन्यूस होगा तो हम यहां पे आपकी जो कॉन्टिन्यूटी वाली थ्योरम है उसका यूज कर सकते हैं, एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को सही बना लो, ये आपका एप्सिलॉन, ये आपकी थ्योरम है किसकी, कॉन्टिन्यूटी की, सांततता की थ्योरम है ये, ठीक है। तो यहां पे एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए आप इस प्रकार लिख लेना भैया, ये आपका आ गया है। अब एप्सिलॉन आ ही चुका है, तो अब करना क्या है, आपको वैल्यू शिफ्ट करनी है। तो प्यारे बच्चों छोटा सा काम करो, ये जो हमारे पास में एलएचएस की वैल्यू लिखी हुई है ये तो सेम एज इट इज यहां पे डिट्टो लिख दो, बराबर। यहां पर ये जो चल रहा है इस वाले रामायण को मैं लिख देता हूं इधर, एफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन एप्सिलॉन अपॉन में मॉडुलस का जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। अब आपका डायग्राम आपका बहुत बड़ा दोस्त है, कैसे, मुझे एक बात बताओ, डायग्राम के अंदर मैंने क्या बताया था कि मॉडुलस का जेड माइनस का ए बराबर क्या है हमारे पास में, आर, क्या है हमारे पास में, आर, ठीक है। अब कई बच्चे क्या कर रहे थे कि सर यहां पे आपने ये वैल्यू निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, ए की पावर आर थीटा मल्टीप्लाई में आर। अरे तो भैया हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, मॉडुलस में जेड माइनस का ए की, तो जिसकी रिक्वायरमेंट उसको लिख दो, मॉडुलस में जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी है, आर। तो यहां पे चुपचाप एक काम करो, नीचे ये चिन्ह लगाओ और एप्सिलॉन को लगा दो बाहर, इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू जो है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, आर, अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन डॉट में डी जेड। प्यारे बच्चों याद करो वो 3 ब्रह्मास्त्र जो मैंने करवाए थे आपको, 4 नहीं 3 ब्रह्मास्त्र करवाए थे, डॉट में डी जेड इंटीग्रेशन में, ठीक है, और जेड डॉट में डी जेड हमारे पास इंटीग्रेशन में, वो यहाँ पे मॉडुलस का डी जेड आपने इंटीग्रेशन में, आपको 3 मैंने इंटीग्रेशन करवाए थे यूनिट नंबर सेकंड के स्टार्टिंग में। तो आप बताओ ये जो आपका इंटीग्रेशन डी जेड है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो सारे बच्चों को पता होगा एप्सिलॉन अपॉन में आर मल्टीप्लाई में 2 पाई आर इसकी वैल्यू आएगी, जहां तक मुझे लगता है 2 पाई आर, और बाकी देख लेना अगर कोई गलती हो गई मुझसे तो, बाकी 2 पाई आर इसकी वैल्यू आएगी इस इंटीग्रेशन की, हम जानते हैं पहले से ही। आर से आर हमारा कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास में, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट में 2 पाई। अब प्यारे बच्चों आगे करते हैं, हमारा आंसर आ चुका है, मात्र एक लाइन और बची हुई है, उसको भी लिख देंगे, तो फटाफट लिखना। और यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ना, ये बराबर ऐसे करके, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये हमारा ये वाला पोर्शन है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखो और बराबर में। अब सारे बच्चे एक बार अगर बोर्ड पे देखेंगे तो मैं थोड़ा सा वापस समझा देता हूँ मैंने क्या किया था इसके अंदर। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं किया, हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया, 2 पाई का आयोटा आ गया, ठीक है। अब इसको तो मैं चुपचाप इधर ले आया, दोनों तरफ मॉडुलस लगा दिया। जब मॉडुलस को मैं अंदर लेके जाऊंगा इंटीग्रेशन के अंदर तो आपका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना, गलती करते हैं बच्चे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। उसके बाद जैसे आप वहां पहुंचोगे, आपने देखा कि आपका एफ जेड कंटूर सी के ऊपर और अंदर कैसा है, एनालिटिक है, मतलब सतत भी होगा, सतत होगा तो हम जानते हैं वी नो दैट फ्रॉम कहां पे, सांततता की थ्योरम से, एफ जेड माइनस का एफ ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ पे आप कोमा करके इतना भी लिख देता भैया, यहाँ पे हमारे पास में जेड माइनस का ए जो आपका आया है ना, ये आपका डेल्टा से छोटा होता है, ये आपका अंदर जेड माइनस का ये पॉइंट है ना, ये डेल्टा, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, थ्योरम पढ़नी पड़ेगी आपको तो सेकेंड टाइम जाना पड़ेगा। उसके बाद एप्सिलॉन मैंने लिख दिया यहाँ पे,
जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे आप लिखोगे नीचे, आपने देखा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन डी जेड, बाकी इसकी वैल्यू तो आर लिखी थी मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी लो पर्सनली, आपको पता चलेगा कि भैया जेड मॉडुलस का जेड माइनस ए की जो वैल्यू थी वो आर थी। उसके बाद हमने डी जेड की वैल्यू भी कहाँ से लिखी है भैया, देखो इंटीग्रेशन डी जेड की वैल्यू भी 2 पाई का आर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर से आर कैंसिल हो गया, 2 पाई आपका बच गया, एप्सिलॉन 2 पाई। अब आपको पता है क्या करना है, अब तो 1 मिनट की लाइन बची हुई है, हमें लेना है एप्सिलॉन टेंस टू जीरो। एप्सिलॉन टेंस टू जीरो लेने पर बस हमारा काम बन गया, हमें जीरो बनाना था, जीरो बन गया हमारा। तो फटाफट बताओ, थ्योरम में मजा तो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि साफ सी बात है जब आपकी 1.5 घंटे की क्लास हो गई है तो उसमें मजा क्या आने वाला है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो मैंने सिखाने की कोशिश करी होगी ना वो आपको समझ में आ गया होगा। मजा तो आपको पता है 15-20 मिनट या आधा घंटा ही आता है, फिर बाद में तो जोर ही आने लग जाता है पढ़ने के अंदर। तो अब 1 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटे की होगी, तो बच्चों को कहाँ मजा आएगा बताओ। मजा नहीं आने वाला है, पढ़ाई में बच्चों को मजा आता ही नहीं है, एक आध को छोड़कर। ठीक है, वो तो मजबूरी है पढ़ाई करना, इसलिए फटाफट बताओ भैया, थ्योरम में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो, मान लो कहीं पर भी, तो कमेंट कर सकते हो फटाफट। थ्योरम नहीं है, 4 नंबर है, मान लो 4 नंबर, सीधा 4 नंबर का सवाल आता है। अब आप सोच लो। निशांत कह रहे हैं कि सर बी माइनस का ए आया था, बी माइनस का ए आया था। हाँ भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भैया, अगर कहीं गलती हो गई हो तो मुझसे भी। हाँ भाई, बिल्कुल गलती हुई है, आप ध्यान देना। यहां पर मैंने क्या करा है, यहाँ पे देखो dz की जो वैल्यू है मैंने क्या लिखी है यहाँ पे 2 पाई का r। जबकि थोड़ा ध्यान दो, हमने यहाँ पे मॉडुलस को जब अंदर अप्लाई किया था ना, तो इस वाले पे भी मॉडुलस लगेगा। मतलब आपका जो dz है यहाँ पर भी देखो, इस पे मोड लगा दिया, इस पे मोड लगा दिया, तो इसकी क्या गलती है, इस पर भी मोड लगाओ, इस पे मोड लगा दिया अपन ने। जैसे इस पे मोड लगाओगे आप, ये यहाँ पर भी मोड आ गया, और जब यहाँ पे मोड आएगा तो इंटीग्रेशन मोड dz। और अब आप देख सकते हो कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन मोड जो dz हमारे पास में होगा कंटूर सी के अंदर, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई r। मतलब ये आपकी कंटूर सी की लंबाई को शो करता है। हाँ भाई, अब सही है भाई दिशांत, दिशांत ने बिल्कुल सही बात कही है। देखो साफ सी बात है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे कि यार कब तो क्लास खत्म हो और कम हमारा पीछा छूटे, क्योंकि उनका दिमाग तो लॉजिक पे काम ही नहीं कर रहा होगा। जैसे अभी दिशांत ने कहा कि सर आपने यहाँ पे गलती करी, बी माइनस ए की जगह आपको बी माइनस ए आता है वहां पे, तो मैंने देखा कहने गलती है, मॉडुलस का यहाँ पे आपको डीजल लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तभी वहां पे 2 पाई आ रहेगा। ठीक है, तो बताओ, ने बाकी तो सोच रहे हैं कि यार कब क्लास खत्म होगी, कैसे क्या लॉजिक है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेशेंस के साथ में समझोगे ना तो समझ में आएगा। अब आपने क्या माइंड में सेट कर रखा है कि यार 1 घंटे की क्लास सफिशियंट होती है, अगर उससे ऊपर जाती है ना हमारा स्टेमिना डाउन हो जाता है। मोबाइल चलाने में नहीं होता ना, पूरे दिन भर चलवा लो आप, 1 मिनट भी इसे जो आपकी अटेंशन है ना वो डाउन नहीं होगी, सामने देखोगे एकदम। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। अब यही टाइम अगर एग्जाम टाइम होता ना, फिर देखते आप 1 मिनट भी ध्यान इधर उधर नहीं होता आपका। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भैया। अब देखो और बच्चों को भी याद आ रहा है कि गुरुजी वो डीजेड का मान तो बी माइनस का ए आया था, 2 पाई आर कहां से आ गया। अब याद आया ना आपको थोड़ा बहुत पीछे का भी, कि यार मॉडुलस का डीजेड, अच्छा 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 अच्छा, वो इंटीग्रेशन करवाया तो था यार, कुछ याद तो आ रहा है। तो फटाफट उतार लो फटाफट। ठीक है, उतार लिया होगा भैया सभी ने। तो अब करना क्या है यार, अब तो हो गया हमारा आंसर। अब वहां तक अपन ने कर ही दिया है, अब इसको मिटा रहा हूं मैं। अब इसको मिटाने के बाद एक बार क्या करना, जैसे अपनी क्लास खत्म हो तुरंत इसको वापस एक बार रिवाइज करना।
और इसमें मात्र 3 स्टेप हैं। उन 3 स्टेप को समझ लेना, आपका पूरा फॉर्मूला जो है आपके सामने होगा। देखो, अब यहां पर मैंने क्या करा था, एप्सिलॉन आ चुका है, हम लिखेंगे एप्सिलॉन टेंस टू 0, और जैसे करेंगे आपका आरएचएस पार्ट ये आपका 0 बन जाएगा। और ये जो आपका इधर वाला पोर्शन है इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। देखो, अब मॉडुलस है, उधर 0 आ गया, मैं एक बार लिख देता हूं 0 वाली वैल्यू को भी, मतलब मॉडुलस सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड माइनस का एफ ऑफ ए हमारे पास में मल्टीप्लाई में 2 पाई का आयोटा, मॉडुलस हमारे पास आ रहा है, इज इक्वल टू में 0 आ गया है। अब मॉडुलस लगाओ ना लगाओ बात बराबर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन सी एफ जेड और जेड माइनस का ए उसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए हमारे पास और 2 पाई का आयोटा आ गया। भैया बहुत देर बाद हमारी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ये आधे घंटे की थ्योरम है, लेकिन आधे घंटे की तब है जब आप क्या करो, सीधा सॉल्यूशन करवाओ। अभी मैं सिंपल इसका सॉल्यूशन करवाता फटाफट, हाँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो भैया उसमें क्या होता है, फिर आपके माइंड में भी सेट नहीं होती भाई क्या कहना चाहते हैं सर। एफ ऑफ ए बराबर, ये इधर है हमारे पास इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए, और इसको मैंने नीचे भेज दिया 1 अपॉन का 2 पाई का आयोटा। तो बताओ प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या है, आपको लेके क्या आना था। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, फटाफट उतार लेना, लेकिन एक काम करना, देखो सुनो, हमने थ्योरम को स्टार्ट करा, सारे बच्चे इधर सारे सुनो, लिख लेना बाद में, आंसर आपका आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, थ्योरम को हमने शुरू किया, ठीक है, एग्जाम में थ्योरम आ गई, क्या करोगे सबसे पहले, सबसे पहले बनाओ डायग्राम। डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद ये देखो कि यार इसमें करना क्या है। भाई सिंपल सी बात है, डायग्राम बनाने के बाद तो आपको पता चल गया कि ए जो पॉइंट है, इस ये जो ए पॉइंट है ना, इसी से पूरा काम होगा। ए को बाहर निकाला, एक सर्किल बना, गामा सर्किल नाम दे दिया, बीटा कुछ भी आपकी इच्छा हो दे दो। गामा सर्किल बनने के बाद हमने क्या किया, कोशी समाकलन जो हमारी प्रमेय थी कि भैया पूरे कंटूर का समाकलन और उसके अंदर प्रेजेंट छोटे सर्किल का समाकलन भी बराबर होता है, और उसके अंदर कितने भी छोटे छोटे सर्किल हो सभी को ऐड करते हुए जाएंगे अपन, सही बात है। जैसे ही वहां पे उसको अप्लाई कर दिया, हमने एक छोटा सा काम किया, एफ ऑफ ए अपॉन जेड माइनस के जोड़ा और प्लस माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है वो जो मॉडुलस में एफ जेड माइनस का एफ ए जो टर्म बनी है उसको हमने यूज करा है कहां पे, आपकी कॉन्टिन्यूटी की थ्योरम में, सांतत्यता की प्रमेय में, तभी हम यहाँ पे एप्सिलॉन को लेकर आ पाए हैं, एप्सिलॉन को लेकर आ पाए हैं, ठीक है। अब सुनना, इतना काम हो गया, उसके बाद क्या करा अपन ने, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन जो आपका 1 अपॉन जेड माइनस का ए आया था उसका समाकलन करा, क्या आया, 2 पाई का आयोटा। जैसे 2 पाई का आयोटा आ गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप आपने मोड लगा दिया। मोड लगाने के बाद तो आपको पता ही है वो हमारा काम बन गया, एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन को सोल्व करा, लास्ट टाइम में कह दिया एप्सिलॉन टेंस टू 0, इसको मत भूल जाना कहीं, इसको लिखो ही नहीं आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट। 0 ले लिया, 0 आ गया, हमारा आंसर आपके सामने। कोई भी बच्चा अभी जाएगा नहीं, कमेंट करना सारे बच्चे, अगर समझ में आ गया हो तो लिखो सर डन है डन है डन है, समझ में आ गया। नहीं आया है, कोई पॉइंट ऐसा है आपको समझ में नहीं आया, तो आपको पता है ये दिन दोबारा नहीं आने वाला, और मैं इस थ्योरम को दोबारा नहीं समझाने वाला, प्रॉपर तरीके से मैंने आज ही समझाई है इसको, और दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। इसलिए सारे बच्चे कोई कमेंट है तो बता दीजिए, बाकी फिर मैं अब कंप्लीट है थ्योरम अपनी, देख सकते हो शानदार थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो आज के लिए इतना ही।
हाँ भाई, दिशांत कह रहे हैं कि सर डन है, रिंकू कह रहे हैं कि डन है सर। देखो, बिल्कुल, हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की, किसी बच्चे को नहीं भी आती है तो वो बोल सकता है आराम से। और क्या डाउट है वो बताओ भैया। हाँ भाई, प्रियंका कह रही है कि डन है सर। बिल्कुल भैया, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो। चलो भाई ठीक है। चलो भाई ठीक है भाई।